यार मुझे भी बोलना है तो शायद आपको भी 5 मिनट मनोगत के लिए मिल जाते। तो आभार प्रदर्शन में सिर्फ आपको आभार व्यक्त करने हैं लोगों की, थैंक्स बोलना है लोगों को, सुनने वालों को, बोलने वाले को, प्रेजेंट रहने वाले को, माइक वाले को, पानी देने वाले को, हॉल देने वाले को, लाइट देने वाले। अभी तो फ्री है, अपना कॉलेज का ही है, लेकिन बहुत बार अपन लोगों से भी कुछ चीजें लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो होते हैं वो आभार प्रदर्शन में आनी चाहिए। वो आभार प्रदर्शन का भाषण वो अलग। उसके बाद में एक लघु भाषण होता है। लघु भाषण बोलते जयंती, पुण्यतिथि, किसी का बर्थडे है, कुछ होता है तो एक शॉर्ट छोटा सा बोलना है, तो ये लघु भाषण का प्रकार। और फिर सबसे महत्वपूर्ण जिस भाषण के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉम्पिटिटिव स्पीच, स्पर्धेचं भाषण। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के भाषण होते हैं जो आप लोगों को ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आप यहाँ से जाएंगे ना तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ध्यान में रखिए, बहुत ज्यादा। मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था तो 40-50 हजार रुपए सर हम प्राइज में कमा लेते थे, प्राइज में। ठीक है, तब 40-50 हजार कितने होते थे आप कल्पना कर सकते हैं। उस समय एमए में सिर्फ हमारे पास मोबाइल था सर, किसी के पास मोबाइल नहीं था। मैं गांव से आया था फिर भी मेरे पास मोबाइल था, क्योंकि हमारी इनकम बहुत ज्यादा था। हम कोई भी कंपटीशन में जाते, आखिरी में तो हम 1000-2000 कंपटीशन वाले कंपटीशन में तो जाते भी नहीं थे। सिर्फ 3000, 5000, 10,000, 15,000 तो ही जाने का, क्योंकि एक बार आप एक्सपोर्ट हो जाते हो तो मेहनत वहीं पे लेना चाहिए जहां आपको ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। तो एक 4 प्रकार के स्पीच कंपटीशन होते हैं। उसमें एक होता है इलोकेशन। इलोकेशन मींस व्हाट, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरा होता है एक्सटेम्पर स्पीच, उसको स्वयंस्फूर्त भाषण स्पर्धा कहते हैं। तीसरा होता है बचाव स्पर्धा, डिफेंसिव कंपटीशन। ठीक है, उसमें डिफेंस करना है। और चौथा होता है डिबेट, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें से पहला प्रकार जो है वो है इलोकेशन कंपटीशन। तो इलोकेशन कंपटीशन क्या होती है, आपको एक सब्जेक्ट प्री डिसाइडेड दिया जाता है पहले ही, हफ्ता भर, 15 दिन पहले, महीना भर, जो भी है, वो एक सब्जेक्ट आपको दिया होता है। उस सब्जेक्ट के बारे में आप दुनिया के कोई भी रेफरेंस से जो चाहे वो उसकी इंफॉर्मेशन है वो निकाल लो, उसको सही तरीके से रखो, उसको रट लो, पाठ कर लो और अपने स्टाइल के साथ लोगों के सामने पेश करो। फिर वो परीक्षक आपका परीक्षण करेंगे और फिर जितना चाहे उतना मार्क्स वो देंगे। लग गया तो आपको प्राइज मिलेगा, नहीं मिला तो अगले बार। ठीक है, तो ये होता है भाषण, ये होती है इलोकेशन कंपटीशन। इसमें आपको सब्जेक्ट पहले से मालूम है, आपको तैयारी करना है। इसमें किसी की डुप्लीकेट भी कर लो, चलता है। अगर आपको किसी का पूरा भाषण भी कॉपी करके बोल दिया तो भी चलता है, क्योंकि पुणे में बोला गया भाषण चंद्रपुर वाले परीक्षक को मालूम ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये करने की सलाह मैं नहीं आपको दूंगा नहीं। इसका कारण ये है कि कोई भी कॉपी करने वाला आदमी बहुत ज्यादा दिन किसी भी क्षेत्र में नहीं टिकता। जो खुद की एक स्टाइल डेवलप कर लेगा, खुद की एक जगह बना लेगा, वही बहुत सालों तक टिका रहता है। ठीक है, तो ये होता है आपका इलोकेशन कंपटीशन। ठीक है, एक इंट्रोडक्टरी में बता रहा हूँ इसके बारे में, सविस्तर जो है मैं तो आपको डिबेट के बारे में बताऊंगा। दूसरा होता है बचाव स्फूर्त वक्तृत्व स्पर्धा। अब इसमें एक्सटेम्पर स्पीच में क्या होता है, इसमें नाम में एक्सटेम्पर है। एक्सटेम्पर मीन्स व्हाट, झट से आया वो बोल देना। ठीक है, झट से आया वो बोल देना। तो इसमें आपको सब्जेक्ट दिया नहीं रहता, एक वहां पे बाउल रखा होगा, उस बाउल में कुछ चिट्ठियां रखी है, उस चिट्ठी में आपका सब्जेक्ट है। तो आपको जाना है, तुरंत चिट्ठी उठाना है और आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है। वो जो अगले वाला बोलेगा तब तक आपने इधर खड़े रह के सोचना है। कोई दोस्त आपको हेल्प नहीं करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, कोई हेल्प नहीं है, कोई मोबाइल यूज नहीं करना है, कुछ भी नहीं। मन के मन में आपको सब्जेक्ट को बनाना है और लोगों के सामने 5 मिनट के लिए रखना है। 5 मिनट सोचना है, 5 मिनट बोलना है। ठीक है, अगर गलती से तुम्हारे पहले वाला अगर 3 मिनट में बोल गया तो 3 ही मिनट सोचना है। वो डिपेंड अपॉन आपके जो प्रीवियस आपका जो कोई कॉम्पिटिटर है उसके ऊपर है। तो कोल्हापुर में मैं एक बात इसके साथ शेयर करता हूँ। कोल्हापुर में मैं तब अंबेडकर कॉलेज का स्टूडेंट था, बीए फाइनल ईयर में सर। कोल्हापुर में एक बिद्री साकर कारखाना करके एक जगह है, वहां पे
बहुत बड़ा, ये जो हसन मुशर्रफ अभी जो चुन के आए मिनिस्टर थे, उनके बर्थडे के उपलक्ष्य पे एक बहुत बड़ा कंपटीशन हर साल होता है स्टेट लेवल का। तो उसका चैंपियनशिप सर मैंने और मेरे पार्टनर ने लाया था, शायद 2002 की बात है। तो मुझे विषय मिला था एक स्त्री का भाव विश्व क्या होता है। तो मैंने बोला, तो मैंने जो बोला मुझे प्राइज मिला, उसका मुझे ज्यादा कुछ ये नहीं लगता, बहुत बड़ी चीज नहीं लगती वो। लेकिन मेरे दोस्त को सर, अभी वो टीचर है संतोष मेश्राम करके, ब्लाइंड था वो, उसको चिट्ठी मिली, कुछ भी नहीं था चिट्ठी में सर, सब्जेक्ट ही नहीं था, ब्लैंक। अब वो ब्लाइंड था इसलिए मुझे बुला सकता था कि क्या विषय बोलने के लिए। तो मैंने उसके कान में बोला कि तेरे को कोई विषय ही नहीं है, ब्लैंक चिट्ठी आई है। तो मैं आता काय करूं, मैंने कुछ भी नहीं कर, बस 5 मिनट खड़ा रहे, लोग बोलेंगे कुछ, उधर से गाली देंगे, कुछ भी टॉन्ट मारेंगे, कुछ भी कर, लेकिन 5 मिनट खड़ा रहे, बोलेंगे क्या। तो वो 5 मिनट खड़ा रहा। वो लोगों को मालूम नहीं था ना वो ब्लाइंड है करके, तो काला गागल लगा के बढ़िया पैकी उधर से लोग टॉन्ट मार रहे। 150-200 लोग थे। 3 दिन तक स्पर्धा चली थी, सवेरे 9 बजे शुरू होती थी, शाम को 7 बजे बंद होती थी। दूसरे दिन शायद हमारा नंबर आया था, तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, 5 मिनट तक खाली रहा। लोगों ने कितने टॉन्ट मारे होंगे, आप सिर्फ कल्पना करो कि क्या हुआ होगा उसका। लेकिन वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहा, बढ़िया लोगों की तरफ देखता था। अब वो तो लोगों को देख भी नहीं सकता था ना, उसका वो भी एक फायदा था। शायद अगर मुझे आ जाती तो मैं गड़बड़ा जाता। लेकिन फिर जब आखिरी समय उसका बेल बज गई, तो बेल बजने के बाद उसने बोल दिया कि देखिए मेरे चिट्ठी में कोई विषय नहीं था, लेकिन मैं तो स्पर्धक हूँ इसलिए मैं खड़ा रहा। उसको उस समय प्रोत्साहन पर 2nd प्राइज मिला था, और उसके 2nd प्राइज की वजह से मुझे 2nd मिला था। तो उसका और मेरा मिला के हमको वो चैंपियनशिप मिली, अभी भी दहगांवकर सर के कैबिन में वो रखी हुई है। तो कभी कभी ये भी चीज समझ में आनी चाहिए। तो एक्सटेम्पर स्पीच में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या काम करता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें थीम होती है, उसमें बड़ा विषय, लंबा चौड़ा विषय नहीं होता। मैं अपने प्रिंसिपल जो है काटकर सर, जब बरूर में एक एनएसएस कैंप हुआ था स्टेट लेवल, मैं दूसरे कॉलेज से आया था, तो सर और गावंडे मैडम वहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर थे, उन्होंने वहाँ पे कैंप में एक ये लिए थे एक्सटेम्पर स्पीच, और उसमें मुझे सब्जेक्ट आया था लहसुन, खाने का जो लहसुन रहता है ना, लहसुन। तो लहसुन पे मैंने क्या क्या बोला होगा आप सोच नहीं सकते। तब भी मैं जीता था। तो हम लोगों का वो प्रोफेशन ही था, वो बिजनेस ही था, समझ लो। स्टूडेंट थे तो वही काम करते थे दिन भर में, बस ये आया तो क्या बनाना, वो आया तो क्या बनाना, ऐसा सब्जेक्ट आया तो क्या करना, वैसा सब्जेक्ट आया तो क्या करना, दिन भर हम सिर्फ स्क्रिप्ट ही बनाते थे। ठीक है, तो ये चीज है जो आपको डेवलप करती है। तो ये एक्सटेम्पर स्पीच होता है। उसके बाद में जो आता है वो बचाव स्पर्धा। तो बचाव स्पर्धा कैसी रहती है दोस्तों, इसमें 5 कैरेक्टर दिए रहते हैं आपको, 5 में से किसी एक कैरेक्टर को चुनना है, उसके सपोर्ट में बोलना है, और 4 कैरेक्टर जो है उसके निगेटिव जो पॉइंट्स है वो आपको प्रेजेंट करना है। 5 ही मिनट रहते हैं, एक मिनट में एक को निपटाते जाने का, और आखिरी समय में 5वें जो आपका जो मनपसंद कैरेक्टर होगा उसको बचाना है। अब इसी कॉलेज का मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। हमारा गैदरिंग हुआ था, मैं तब युवा था, शांताराम जी की कैबिन यहीं पे थी, और वो जिंदा थे तब, उस समय की बात है 2005 की। तो मैं बचाव स्पर्धा में भाषण कर रहा था, और सर शांताराम जी उठ के स्टेज तक आ गए थे। अरे कौन बोल रहा, बोले इसको रोको, ये क्या बोल रहा है, क्या बोला होगा। उस समय 5 कैरेक्टर थे। एक था अमिताभ बच्चन, एक था सद्दाम हुसैन, एक थे बाबा आमटे, और एक किसान, ऐसा कुछ तो भी था। तो नेचुरली किसको बचाना चाहिए, बराबर है कि नहीं, किसान को। मैंने किसको बचाया होगा, मैंने सद्दाम हुसैन को बचाया। तब सद्दाम हुसैन जो था वो यानी कि एक हुकुम शाह करके
जनता के सामने उसकी इमेज थी। तो सद्दाम हुसैन को मैंने बचाया, लेकिन बाबा आमटे जी को तो फिर मुझे उनके बारे में निगेटिव बोलना था। अब बाबा आमटे जी का और संबंध सर को मालूम है, सर का और उनका क्या था। उनकी मिसेस सर को भाई मानते थे, राखी बांधते थे। तो जैसे मैंने बाबा आमटे का स्पीच शुरू किया शांताराम जी उठ के आ गए और बोले, अरे काय दिलीप काय बोलतो ह्याच प्रिमायसेस मध्ये त्यांचं काय महत्व आहे. म्हटलं सर मला त्याच्याशी काही घेणं नाही, हे प्राइस आहे 2000 रुपये, आपण त्याच्यासाठी बोलतोय, नंतर वाटल्यास नंतर बोलू. ठीक है. तो उनके बारे में उस समय मैंने कुछ निगेटिव बातें बोली थी और सद्दाम हुसैन के बारे में जो पक्ष रखा, तो मुझे स्टैंडिंग ऑडियंस का रिस्पांस मिला. सभी उठ के खड़े होके तालियां तब लोग बजाई थी. मैं अभी भी जानता हूँ कि वो क्या रहा होगा माहौल. तो इतना निगेटिव पर्सनालिटी को भी आप पॉजिटिव रख सकते हैं. हमेशा क्या होता है, लोग अच्छे लोगों को ही अच्छे बोलते हैं. ठीक है. तो अच्छे लोगों के बारे में बुरा बोलने की भी ताकत एक वक्ता में होनी चाहिए, स्पर्धा के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है. ये स्पर्धा है. आपको क्या करना है, जैसे अर्जुन को क्या दिखता था, वो आग मछली की दिखती थी, बाकी कुछ दिखा क्या नहीं. आप स्टूडेंट है, आप कंपटीशन में जाते हो, आप स्पर्धक है, तो स्पर्धक को क्या दिखना चाहिए, विषय और प्राइस, कितना पैसा है, बस उतना ही दिखना चाहिए. बाकी कुछ भी नहीं, मेरे बाजू वाला कौन है, परीक्षक कौन है, कॉलेज वाले क्या बोलेंगे, ये कुछ भी नहीं है. आप कंपटीशन में उतरे हो, आप स्पर्धक हो, और आपके दिमाग में केवल और केवल स्पर्धा होनी चाहिए. यदि ये चीज रही तो आप जीत सकते, नहीं तो नहीं जीत सकते. आपका पक्ष क्या है, उनका पक्ष क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. ठीक है. तो ये बचाव स्पर्धा होती है. तो उनको चारों लोगों के बारे में निगेटिव बोलते जाना, और आखिरी के जो रहते हैं उसके बारे में पॉजिटिव बोलना. ठीक है. इतना ही आपको करना है. तो फिर चौथी जो कंपटीशन होती है वो है डिबेट कंपटीशन, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो आप आज मुझे विषय दिया गया. तो डिबेट ये स्पीच कंपटीशन का सबसे बेहतरीन कंपटीशन होता है. बेहतरीन, सबसे बढ़िया. जैसे हम बोलते हैं ना कि वॉकिंग इज द बेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज. तो वैसा डिबेट जो होता है ये बहुत ही बढ़िया, और बहुत, मेरा तो बहुत पसंदीदा गेम रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता था. मैं ज्यादातर डिबेट कंपटीशन में गया हूँ, इलोकेशन में भी मैं बहुत कम गया हूँ. इसमें क्यों ये बेहतरीन है, इसका कारण है ये जो है, ये तुम्हारे अंदर बहुत सारी अलग अलग एबिलिटीज को डेवलप करता है. बहुत सारे एबिलिटीज का एक समुच्चय जब एक व्यक्ति में बनता है, तब जाके वो अच्छा डिबेटर बनता है. इलोकेशन के लिए आपके पास बोलने का अगर स्टाइल है तो भी सफिशिएंट है. बचाव स्पर्धा में बोलने का स्टाइल है तो भी सफिशिएंट है, आप जीत जाओगे. लेकिन डिबेट कंपटीशन में केवल बोलने के कौशल्य के आधार पे आप स्पर्धा नहीं जीत सकते. ठीक है. तो ये बहुत अच्छा होता है. इसमें होता क्या है, क्या एक्चुअली व्हाट इज डिबेट. तो डिबेट आपने पिक्चर में, अभी आप लोगों का तो इतना उम्र नहीं है कि कोई आपके ऊपर कोई केस फाइल हुआ होगा और आप कोर्ट में गए हो, है क्या कोई? नहीं, मैं हूँ. मैं 2 बार गया हूँ, एक स्पीच के लिए ही गया हूँ. मेरे एक स्पीच पे ही गडचिरोली में मेरे ऊपर केस लग गया था. ठीक है. वो गलती से लग गया था, लेकिन लग तो गया था. ठीक है. और एक गलती से दूसरे के शादी में, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये लोग क्यों बोलते हैं, मैंने अनुभव किया था. दूसरे के शादी में गए, वहां झगड़े हो गए, झगड़े करने वाले फरार और दूल्हे के साथ हम अंदर. ठीक है. भद्रावती में बियर बार का कांड हुआ था. तो 2 बार तो आपने पिक्चर में देखे होंगे कि 2 वकील खड़े रहते हैं. ठीक है. और वहां पे जो एक दूसरे को क्रॉस एग्जामिन करते हैं, तो वो होती है डिबेट. डिबेट में आपको क्या करना है, एक विषय दिया गया जाता है, उस विषय को 2 पक्ष होते हैं, एक फेवर और एक अगेंस्ट. तो आपको अगेंस्ट के बारे में या फेवर के बारे में एक साइड से बोलना होता है. यदि आप फेवर के बारे में बोल रहे हो तो उसका जो अगेंस्ट वाला पक्ष है, वो पक्ष कैसे गलत है वो आपको प्रूव करना है, और आपका पक्ष कैसे सही है उसको आपको प्रूव करना है. दैट इज द डिबेट. उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. विषय को आपके साथ जोड़ के लेके जाना है. आपको ये लोगों में रखना है कि भाई यही सही है, भले चाहे वो गलत हो. बहुत बार तो गलत ही होता है, लेकिन फिर भी उसको सही आपको, जैसे वकील लोग होते हैं, 302 वाले की सबसे ज्यादा फी होती है, मालूम है ना आपको? सबसे ज्यादा फी कौन लेता है? वकील.
मर्डर केस में सबसे ज्यादा फीस पेड करना पड़ता है अगर वो क्रिमिनल लॉयर है तो, ठीक है, सबसे ज्यादा। एक एक मिनट के 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं बड़े बड़े जो वकील होते हैं ना वो, ठीक है। तो क्यों लेते हैं? उसको मालूम होता है कि इसने खून किया है, फिर भी वो उसको नहीं किया है करके प्रूव करता है, उसके उसके वो फीस लेता है। डिबेट में भी यही होता है कि आपको मालूम है कि ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी आपको वो सही है करके आपको रखना होता है। मालूम है कि ये पक्ष गलत है, फिर भी आपको सही है करके रखना है। तो ये उस डिबेट में होता है। तो यहाँ पे चारों चीजों में एक अंतर आपको मैं बता दूं। डिबेट में ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके दो पक्ष होते हैं। इलोकेशन में एक ही पक्ष वाला सब्जेक्ट होता है, वो मालूम भी होता है। एक्सटेम्पर स्पीच में एक ही पक्ष वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो मालूम नहीं होता है। और बचाव स्पर्धा में पर्सनालिटीज दी गई रहती है, उसमें से एक पर्सनालिटी को फेवर करके बाकी के अगेंस्ट में बोलना रहता है, ठीक है। तो ये चारों अलग अलग कॉम्पिटिटिव स्पीच के प्रकार है। तो ये जो भाषण स्पर्धा होती है, ये 4 इसमें होती है। अब ये जो डिबेट है, तो इस डिबेट की तैयारी कैसी करनी है? तो कोई भी चीज, कोई भी दुनिया की कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको उसकी तैयारी करनी है ना, तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम PYQ, ऐसा बोलते हैं लोग कि पहले प्रश्न समझ लो, तब जाके आप आंसर सही से लिख पाओगे। तो ये जो वाद विवाद स्पर्धा होती है, इसकी तैयारी कैसी करती है, उसके पूर्व हम लोग ये समझते हैं कि इसका मूल्यांकन कैसे होता है, इसका परीक्षण कैसे होता है। क्योंकि वो जब तक समझ में नहीं आता तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, उसकी तैयारी नहीं कर सकते। और बहुत सारे लड़के यही गलती करते हैं, बहुत सारे वक्ता लोग भी यही गलती करते। उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं तो मैं डिबेट जीत जाऊंगा। अब जीत भी जाते हैं बाय चांस सर, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ 1-2 मिनट में। क्यों जीत जाते हैं लोग? एक ही वक्ता बार बार क्यों जीतता है? वो बहुत ज्यादा अच्छा डिबेटर होता है इसलिए नहीं जीतता, बहुत ज्यादा अच्छे परीक्षक नहीं होते इसलिए भी जीत जाते हैं बहुत बार लोग। उनको भी नहीं समझ में आता है कि क्या है डिबेट, ठीक है। तो 4 चीजें होती है परीक्षण में। आपको जो मार्क्स मिलते हैं डिबेट में, वो 4 इसमें मिलते हैं। पहले जनरली 10-10-10 ऐसे 40 मार्क्स होते हैं। 3 परीक्षक होते हैं, 40-40-40 120 मार्क्स टोटल काउंट होते हैं। उसका फिर जो भी 120 में से सबसे ज्यादा है, तीनों का मिला के उसको बख्शिश मिलता है। ये इट्स अ प्रोसेस। तो 4 कौन सी चीजें हैं जिसपे आपको 10-10 मार्क्स मिलते हैं? तो पहली चीज होती है विषय का आकलन। तो सब्जेक्ट नॉलेज, जो भी विषय दिया गया है वो आपको समझ में आया क्या, आप जो बोल रहे वो उसके आधार से वो परीक्षक जो है वो डिसाइड करते हैं कि भाई आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। बहुत बार मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है एज अ एग्जामिनर, मैं जब जाता हूँ परीक्षक करके, बहुत बार सर लोगों को, बहुत कम लोगों को विषय समझ में आती है। जैसे अभी लास्ट कंपटीशन में परीक्षण कर रहा था अंबेडकर कॉलेज की जो बड़ी स्पर्धा होती है विदर्भ स्तरीय, तो वहां पे उन्होंने ये विषय रखा था कि जातिगत आरक्षण जो है उसके अंदर आरक्षण रहना सही है या गलत है। लोगों ने वो समझ में नहीं आया, लोगों को वो आरक्षण सही है या गलत है, इसी के ऊपर वो कंपटीशन चली, ठीक है। तो पहला जो होता है विषय का आकलन, कि आपको विषय समझ में आया क्या, उसके ऊपर 10 मार्क्स होते हैं। फिर जितना समझ में आया उतने मार्क्स मिलेंगे। दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेके आपकी कमांड और लैंग्वेज, आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, सीक्वेंस बराबर है क्या नहीं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो कैसे आना चाहिए, महाराज के जन्म पूर्व स्थिति क्या थी, वहां कैसे मुगलों का राज था, फिर उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके पिताजी कौन थे, उनके पेरेंट्स साइड से कुछ आया है क्या, फिर जन्म के बाद उन्होंने पहला किला जीता। ऐसे करते 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 उनका जब राज्याभिषेक हुआ 6 जून 1674 को, तब जाके फिर उनका मृत्यु। ऐसी सीक्वेंस होना, तब जाके समझ में आती है बातें। हम सिलेबस पढ़ते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, व्हाई, बिकॉज उसमें सीक्वेंस होता है। तो भाषण में भी वैसे सीक्वेंस होता है, उस सब्जेक्ट को आप कैसे लोगों तक लेके जा रहे हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, फिर उसमें स्टाइल है, लैंग्वेज है, बहुत सारी चीजें हैं। आपका जो एक क्या बोलते हैं उसको, स्टेज डेयरिंग भी है। ये सारी चीजें 10 मार्क्स के लिए होती है। उसके बाद में तीसरा जो होता है वो है आपके पहले विरोधी पक्ष में रखे गए जो
टॉपिक्स है, मुद्दे है, उसका खंडन करना है, ठीक है। तो उसके लिए 10 मार्क्स होते हैं और फिर 10 मार्क्स होते हैं प्रेक्षक प्रतिसाद के लिए। ऑडियंस जो है ना, वो ऑडियंस कितनी बार ताली बजाती है। अब इसके बारे में भी एक ये है, लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बहुत बार ताली बजाए तो बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, 10-12 लड़कों को लेके जाते हैं साथ में ताली बजाने के लिए। अब बजाने वाले को इतनी तो उसको भी अकल होना ना कि बजाना कहाँ है, तो कहीं भी बजा देते हैं, ठीक है। तालियों के अलग अलग प्रकार होते हैं। भाषण चालू रखने के लिए बजती है वो अलग ताली, भाषण अच्छा है इसके लिए बजती है वो अलग ताली, भाषण समाप्ति के लिए जो बजती है वो अलग ताली। तालियों में भी प्रकार रहते हैं, ठीक है। तो ये वही जानता है जिसको जो लोगों में ऑडियंस का सेंस जो समझता है। तो ऐसा नहीं है जरूरी कि ताली बजी तो बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं। तो मैं आखिरी में वो डिस्कस करने वाला हूँ मुद्दा। तो ये 4 प्रकार से आपका परीक्षण होता है। तो ध्यान में रखो कि आपको चारों कॉलम में मार्क्स लेने हैं। मैं जहां जहां परीक्षण के लिए गया हूं सर, बहुत बार ये वक्ता लोग डिबेट कर, मुझसे ज्यादा डिबेट नहीं करते, मैं जाने के बाद आयोजकों से झगड़ते हैं कि इस कॉलम में चौधरी सर ने हमको क्यों एक भी मार्क्स नहीं दिया। तो इसलिए नहीं दिया, मैं तो लिख के रखता हूं, तूने कुछ बोला ही नाही। मुद्द्यांचं खंडन करणे हा जेव्हा पार्ट येतो, तुम्ही तो केला पाहिजे ना। आपने उस मुद्दा का अगर खंडन किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे ना, किया ही नहीं तो कैसे मिलेंगे। टेक्निकल ये कंपटीशन है, इसमें आप कितने अच्छे वक्ता है उसके साथ मेरी भावनाएं नहीं जुड़ी है। एज अ परीक्षक मेरी भावना इससे जुड़ी है कि उस विषय के बारे में आपने क्या पक्ष रखा और रखते समय आपने कौन से मुद्दे रखे, उस मुद्दों में दम था क्या। और अगर मुझे अपील करते हैं एज अ परीक्षक तभी मैं मार्क्स दूंगा। एग्जाम जो आंसर आपने लिखा है वो चेक करने वाले को अपील भी करना चाहिए ना। कुछ भी लिख दिया, आपके मन में आया लिख दिया, लेकिन अपील ही नहीं हुआ तो मार्क्स कैसे देगा। वो लिखने के लिए 1 मार्क 2 मार्क दे देगा, तो उतने मार्क हम दे देते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, परीक्षण करने में भी गलत हो जाता है। कैसे गलती होती है, 3 प्रकार की गलतियां होती है। तो कभी भी ध्यान में रखना, जो भी डिबेटर अच्छा डिबेटर है उसने परीक्षण होने के बाद उसका ये देख लेना, जो गुणपत्रिका रहती है ना वो देखने का। कभी भी उसमें एक गलती बहुत बार करते हैं लोग कि तुम 3 लोग रहते हैं ना परीक्षक, तो तुम्हारे पास के 3 पहले दे दो, तुम्हारे पास के 3 पहले दे दो, तुम्हारे पास के 3 पहले दे दो, और फिर वो तीनों में कंपटीशन होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक परीक्षक को जो चीज अच्छी लगे वो इनको अच्छी लगने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना चाहिए, सभी के 3 की टोटल करनी चाहिए, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कभी भी ध्यान में रखना कि ऐसा किया गया है क्या। दूसरी बात, केवल स्टाइल के ऊपर लोग मार्क दे देते हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं रहती। अच्छा बोलने वाला उसका पहले इंप्रेशन जड़ा हुआ रहता है। अब मुझे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है कि हम लोग जब जाते थे सर, आखिरी समय जब मैं डिबेट छोड़ने वाला था, यहाँ से जाने के बाद मैं 1 साल बीएड में था, तभी तक था। तो आखिरी में ऐसा होता था कि अगर हमने गए एंट्री भी कर लिए तो बस लोग बोलना शुरू कर देते थे, चला पहिलं बक्षीस था गेला, वहीं पे हम आधा जीत जाते थे। जब आपके स्पर्धा में आपके जो है उनका मनोबल ही अगर टूट जाए तो क्या होता था। हम भी जब शुरुआत में थे तो एडवोकेट आवारी, एडवोकेट पंकज दवल, अपने कॉलेज के स्टूडेंट थे सर, तो इनका ये जब आते थे तो हमारा भी मनोबल टूट जाता था। हमको भी लगा अरे यार पहिला बक्षीस तर गेला, आता काही दुसऱ्यासाठीच आपल्याला तयारी करायची, ठीक आहे। मग जेव्हा आणखी खूप सारे वेगवेगळे मोठे स्पर्धक आमचे मार्गदर्शक होते, आपले प्रशांत ठाकरे सर वगैरे, हे सगळे यांच्या बॅचचे लोक, तर त्यावेळी मग ते लोग सांगायचे की असा विचार करू नका नाही तुम्ही हारून जाता। तुमने ये सोचना कभी भी कि आज इसको हराने के लिए आया हूं, कितना भी बड़ी चाहे वक्ता रहे, स्पर्धक रहे, कोई भी रहे, मैं इसको आज हराने वाला हूं। ये कॉन्फिडेंस के साथ उतरो। फिर वैसे उतर के हमने बहुत सारे लोगों को हराया भी है, हमको भी हराया लोगों ने, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आखिरी बात जो मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि बहुत सारे परीक्षकों को ही विषय का ज्ञान नहीं होता है, उनको भी समझ में नहीं, बस उनके सामने प्राध्यापक लिखा है तो बुला लेते लोग। मैंने बहुत बार देखा हूँ, महसूस किया हूँ, मैं खुद भी इसका शिकार भी रहा हूँ। मैं जब आखिरी समय अंबेडकर कॉलेज में हारा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं कोई भी तरीके से सर हारने वाला ही नहीं था, लेकिन गलती से गलत तरीके से उसका सब ये किया। मैंने वहाँ चैलेंज भी किया और बोला भी कि 1 साल मुझे फिर
रिटायरमेंट के लिए अभी 1 साल और मुझे स्पर्धा में रहना होगा, बच्चों का तुमने नुकसान कर दिया। वो स्पर्धा को जीतने के बाद ही रिटायरमेंट लिया सर, उसी कॉलेज में, क्योंकि मेरा करियर उसी कॉलेज से शुरू हुआ था। तो ये जो चीजें होती है ना, ये परीक्षा में गलतियां होती है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई बच्चा कल जाएगा, उसको अच्छा बेचारा अच्छा प्रेजेंटेशन करेगा, लेकिन उसको अगर नहीं मिला कुछ प्राइज, तो निराश नहीं होने का। बहुत समय ऐसा नहीं होता कि हमारी ही गलती रहती है, बहुत बार आगे वाले की गलती से भी अच्छे मार्क्स हम नहीं स्कोर कर पाते। तो ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। अभी तैयारी कैसी करनी है, आखिरी मेरे स्पीच के आखिरी पड़ाव पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। क्या करना है ये बहुत ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। सबसे पहली बात है वो विषय को समझ लेना। विषय जिसको समझ में आया वो कंपटीशन जीत जाता है, जिसको विषय समझ में नहीं आया वो कंपटीशन कभी नहीं जीतता। विषय में एक शब्द ऐसा होता है जो उस डिबेट का कारण बनता है। पूरा विषय डिबेट का कारण नहीं होता, क्योंकि आधा सच होता है, आधा गलत होता है। एक ही शब्द होता है जो डिबेट का कारण बनता है, उस शब्द को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक्निकल ये चीज है। अभी मैं एक विषय आपको बताता हूं, मैंने लिख के लाया हूं, वेगळे अलग विदर्भ राज्य ही विदर्भ का विकास कर सकता है। दिस इज अ स्टेटमेंट। डिबेट में एक स्टेटमेंट होता है। पहले तो ऐसा रहता था, सभागृहाच्या मते, सभागृह बैठे वाले लोग, ऐसा रहता था। अभी ऐसा नहीं रहता, स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है कि अलग विदर्भ राज्य ही, पूरा सुन लो, विदर्भ के विकास कर सकता है, विदर्भ का विकास कर सकता है। अब ये स्टेटमेंट है। कोई लोग बोलेंगे साइड में कि हाँ भाई अलग हुआ तो ही करेंगे, कोई बोलेंगे कि नहीं नहीं अलग होने की जरूरत नहीं है, अभी भी हो सकता है, बराबर है कि नहीं। तो इस सारे सब्जेक्ट में मुझे बताइए स्टूडेंट में से कि आपको कौन सा सब वर्ड है जो डिबेट का कारण है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं स्टेटमेंट, अलग विदर्भ राज्य ही विदर्भ का विकास कर सकता है। विकास, ओके, अलग, ओके, विदर्भ, हाँ, ओके। देखिए इसमें तीनों वर्ड नहीं है, क्योंकि इनका कोई संबंध नहीं है डिबेट से। अलग विदर्भ हो जाए तो भी उसका डेवलपमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बने, सभी का विकास हुआ क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम भी फेस कर रहे, किसी का हो भी गया, ठीक है। अलग शब्द का तो कोई वो भी नहीं हो सकता। इसमें डिबेट का जो वर्ड है वो है राज्य ही, अलग राज्य ही, ये डिबेट है, ये डिबेट का कारण है। च मस्ट, ये जो जुड़ता है ना शब्द, असच शिक्षण व्यवस्थाच बेरोजगारीला जबाबदार आहे। व्यवस्थाच, हा ताच जो असतो ना तो असतो डिबेट, त्याच्यावर असते डिबेट। तो आपको इस सब्जेक्ट पे इस बारे में डिबेट हो सकती है कि अलग विदर्भ बना तो ही विकास हो सकता है। इस पे डिबेट करने वाला जीत जाएगा। फिर वो रखेगा कि देखिए 1960 में महाराष्ट्र बना था, उसके पहले हम सीपीएन बिरार में थे, अब हम महाराष्ट्र में आए, तो अभी तक विदर्भ कैसे कैसे बदला है। तो डेवलपमेंट हुआ नहीं क्या? हुआ है, धीरे से हुआ है। अब ठीक है, यहाँ के अगर मैं विरोधी पक्ष से बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं गलत है, अलग विदर्भ नहीं हुआ तो भी विदर्भ का विकास हो रहा है, इस बारे में इस मोशन में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को दोषी ठहराऊंगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, पश्चिम महाराष्ट्र भी महाराष्ट्र में फिर भी उनका कैसे डेवलपमेंट हो रहा, तो वहां के लीडर अच्छे हैं, हमारे लीडर नालायक हैं, इसलिए हमारा डेवलपमेंट नहीं। देखो, अगर मुझे विषय का पक्ष रखना है तो किसी के ऊपर तो जिम्मेदारी देना है ना। अगर नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो मानना ही पड़ेगा। हुआ है ऐसा कैसे बताऊंगा? अगर ऐसे बताऊंगा तो फिर कोई आके दूसरा बता देगा, अरे माझ्या प्रतिस्पर्धी मित्रांनी सांगितलं की विदर्भाचा विकास झालाय, पण बघा एवढी बेरोजगारी आहे, इतके शेतकरी आत्महत्या है। ये सारी चीजें तो अपने विरोध में जाने वाली है। तो ये चीज को जुटलाना ही नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि विदर्भ का विकास नहीं हुआ है, लेकिन ये अलग विदर्भ होने से ही होगा, इस बात को मैं नहीं मानता हूं। ये तर्क रखना है आपको। तो मेरा तर्क ये है कि ये लीडर जो है
ये लीडर यहाँ की जिम्मेदार है अलग अपना विदर्भ के अनडेवलपमेंट को। ये यहाँ की जो व्यवस्था है सार्वजनिक, जो गवर्नेंस है, वो जिम्मेदार है। ये अलग राज्य बने तो क्या होगा, अलग राज्य बनने से क्या अलग होगा? लीडर बदल जाएंगे, सिस्टम बदल जाएंगे, क्या बदलेगा? अलग कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि विदर्भ का विकास करना ये पॉलिटिकल विल पावर की वजह से होगा, ना कि अलग राज्य बनने से। तो ये तर्क लोगों को पसंद आता है, फिर तालियां बजती है। आपने नहीं बजाई क्योंकि आपको क्योंकि एक बात मैं आपको बताने वाला था, वो अभी बता देता हूँ। कभी कभी तालियां बजने से ही मार्क्स नहीं मिलते, कभी कभी ऑडियन्स इतना त्याला म्हणतो गुंग होऊन जाते ऐकण्यात, इतना लिंक हो जाती है कि उनको चांस ही नहीं मिलता तालियां बजाने की, तो उससे भी मार्क्स मिलते हैं। सभागृह शांततेने ऐकत है, साइलेंटली आपको सुन रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने बहुत बार अनुभव किया हो, हजारों लोग रहते सर। अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पड़सगांव करके गांव में गया था, 1.5 घंटा में बोलता रहा, एक भी आदमी उठने के लिए तैयार नहीं। भद्रावती में मैं एक जाहिर सभा लिया सर, डॉक्टर फुटेमाटे सर की जाहिर सभा, पॉलिटिकल सभा। सभा खत्म, आभार प्रदर्शन हो गया, उसके बाद में वो राष्ट्रगीत भी हो गया, लोगों को बोल रहे हैं हम कि सभा खत्म हो गई, जाओ जाओ, वो जाने के लिए तैयार नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कोई स्पीच ऐसा इतना लोगों के मन में उतर जाता है कि वो एक रूप हो जाए। मैं जो आपको बता रहा था तो अब शायद मुझसे इतना कनेक्ट हो गए कि आपको ताली बजाने का भी ध्यान नहीं रहा। तो ये भी, इसमें भी प्रेक्षक प्रतिशत के अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इस प्रकार से विषय को अगर आपने समझ लिया कि डिबेट कहां पे है, तो आप डिबेट जीत जाते हो। ये समझने के लिए मुझे दो साल लगे। मैं जब अम्बेडकर कॉलेज में पढ़ता था तो एक प्रोफेसर हमारे पॉलिटिकल साइंस के सर गुजर गए, अभी नाम नहीं याद आ रहा, मेश्राम सर, केजे मेश्राम सर, उनके घर में सर सवेरे बुलाते थे हमको 6 बजे और हमारी परीक्षा लेते थे। तुला गरज आहे ना, ये म्हणायचे 6 वाजता बोलवायचे, 7:30 वाजता आतमध्ये घ्यायचे वाटले। आम्ही राहायचो थंडीत कुडकुडत, कारण सगळ्या स्पर्धा हिवाळ्यातच असतात साधारणतः। लेकिन वो सोचते थे कि इसको क्या है। मैं अंबेडकर कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन तुम्हारे बहुत कॉलेज के बहुत सारे लोगों के पास मैं आता था डिबेट के लिए, क्या है ये है। कभी भी ध्यान में रखना, जिसके पास ज्यादा गुरु है वो सबसे बड़ा गुरु बनने की संभावना भी ज्यादा है। मार्गदर्शक बहुत होना, अच्छे अच्छे दोस्त होना। हम लोग आज भी, मेरे अच्छे इतने कलीग है, थोड़े से शरारती भी है, बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करना है तो पहले बिरयानी खिलाओ बोलते, उतना खर्चा करना पड़ता। लेकिन ठीक है, अगले वाला अपने को बोलने के लिए 25,000 रुपए दे रहा तो 500 की बिरयानी खिलाना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन वो करते, आज भी करते हम लोग। आज भी कोई चीज पे जाते हैं तो देखिए मेरे पास ये पूरा किताब निकाल के लाया हूँ। एक्चुअली मुझे ये सब मैं जरूरत नहीं है, मैं इस चीज में इतने सालों से काम कर रहा हूँ। मैं खुद डिबेटर था, मैं परीक्षक था, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे भी आ जाता था। लेकिन अब अगर मैं ऐसे आ जाता तो शायद कोई चीज छूट जाती थी बताने में। अब मैं क्या हूं, प्रिपेयर हूं। मेरे को, मैं सारा सोच के आया हूं, इस पे मैंने 2 घंटे मेरे दिया हूं, उसके बाद मैं आपको सीक्वेंस के साथ बता सकता हूं। तो ये भी आखिरी में चीज मैं बताने वाला था, लेकिन सब विषय निकला है तो बता दूं। कोई भी स्पीच, अब आप कभी भी, आपके हाथ में एक छोटा से छोटा तो भी कागज या डायरी होनी चाहिए। ऐसे कभी कॉन्फिडेंस में नहीं जाना कि मैं तो बोल दूंगा, फिर बहुत गलतियां हो जाती। गलतियां इन द सेंस कुछ छूट जाता, कुछ सीक्वेंस चेंज हो जाता, तो इतना इंप्रेसिव नहीं होता। तो ये भी एक प्रैक्टिस रखना है, ठीक है। तो पहली चीज आपको क्या करना है, विषय को समझ लेना है। दूसरी चीज है कि उस विषय के शब्द में से वो शब्द निकालना जिस पे डिबेट हो रहा। तीसरी चीज ये है कि फिर आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन से अगेंस्ट में बोलना है कि मोशन में बोलना है, वो आपने पहले डिसाइड करना है। उसके लिए क्या करना है, तो दोनों विषयों के दोनों पक्ष को समझ लो कि भाई अगेंस्ट में क्या है और मोशन में क्या है। ऐसा नहीं कि बस डिसाइड कर लेने का, 2-3 दिन आराम से उसको पढ़ो, दोनों पक्ष के मुद्दे निकालो, इधर से भी इधर से भी, फिर आप कौन से साइड से कंफर्ट हो वो सोचो। ज्यादातर शुरुआत में ऐसा करने का कि जो अपने को पसंद है ना उसी पक्ष में बोलने का, और जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएंगी, 20-25 डिबेट कंपटीशन हो जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब अगेंस्ट में ही बोलने का।
क्योंकि ज्यादातर फर्स्ट प्राइज ये अगेंस्ट में ही मिलता है, ध्यान में रखो। क्योंकि मोशन में तो बहुत सारे लोक बोल देते हैं, आपको प्रूव्ह करना होते आहे अगेन्स्ट बाजू. यानी खून केला हे सांगायला तर जज असतं ना, पोलिसांनी पकडलेलंच असते त्याला. तुम्हाला काय प्रूव्ह करायचं यांनी केला नाही खून, हा होता तिथे, ह्याच्या हातात बंदूक पण होती, पण त्या बंदुकीतल्या गोळीनं नाही झाला. तो माणूस मेला पण, कारण मेला हे नाकारता येत नाही, तो तिथे होता हे नाकारता येत नाही, मग गोळी बदलावं लागते. याची गोळी दुसरीकडे लागली आणि दुसरीच कोणती तरी येऊन त्याला लागली. हे तर पिक्चर मध्ये तुम्ही पाहता, हेच डिबेट आहे, याच्यापेक्षा काही वेगळं डिबेट नाही. ठीक है, तर आपको क्या करना है, कौन से बाजू से आप बोलने वाले हो डिसाइड करो. डिसाइड करने के लिए क्या करना है, दोनों बाजुओं को समझ लो, दोनों पक्ष को समझ लो, अच्छी तरीके से डिस्कस करो, बहुत अच्छा लिटरेचर निकालो, उसके बारे में पढ़ो और फिर एक बाजू डिसाइड कर लो. ठीक है, अब बाजू डिसाइड करने के बाद क्या करना है आपको, दोनों बाजू में से जितने ज्यादा से ज्यादा आप मुद्दों को निकाल सकते निकाल के अपने पास रखो. भले आप मोशन में बोल रहे लेकिन अगेंस्ट के भी निकालो. क्यों, वो आपको काम आएंगे खंडन के लिए. यदि उन मुद्दों में से किसी एक का भी जिक्र किसी ने कर लिया, आपके कंपटीशन में कोई भी आपका कॉम्पिटिटर है, तो उसको सोच के रहते ना पहले से, तो उसका खंडन करने के मार्क्स अच्छी तरीके से आपको मिलते. नहीं तो फिर समय पे उसका मुद्दा क्या है, वो खंडन क्या है अपने पास. मैं आपको विश्वास नहीं रहेगा, हम लोग 50-50 मुद्दे निकालते थे सर, दोनों साइड के, एक ही सब्जेक्ट लेकिन दोनों साइड के. 50 क्यों, बोल तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मुद्दे बोल सकते हैं आप, क्योंकि उतना समय नहीं रहा, 5 मिनट है. 50 इसलिए निकालना कि यदि आपके पहले आपके मुद्दों में किसी ने और ने अपनी बात रख दी, तो उसको रिपीट आप करोगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलते. फ्रेश मुद्दा होना, तो फ्रेश उसके सपोर्टिव जो मुद्दे होते हैं वो आपके पास 50 रहे, 10 उस 45 भी चले गए, तो 5 पे आप अच्छा अपने तरीके से नई बात आप रख सकते हो, परीक्षक को खुश कर सकते हो. तो इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत लेना आपने. ठीक है, और विरोधी पार्टी के इसलिए निकाल के रखना क्योंकि आपको खंडन के लिए काम आएंगे. उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर इंपॉर्टेंट होती है डिबेट की शुरुआत और समारोह, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. शुरुआत आप कैसे करते हो, बहुत बार लोग बहुत नॉर्मल तरीके से सुरुवात करते हैं. मी दिलीप चौधरी आजच्या डिबेटच्या कॉम्पिटिशन मध्ये या कॉलेजमधून आलोय, असं असं आहे, मी असं असं बोलणार आहे. ऐसे करेंगे तो आपको अटेंशन नहीं मिलता लोगों का. ठीक है, आपको अटेंशन लेना है तो कुछ हटके बात करनी है उस सब्जेक्ट के बारे में. ठीक है, कुछ भी हटके बोल रहे हो, कोई एक कविता के साथ शुरुआत करो, शायरी के साथ करो, बहुत सारी रहती है. बहुत सारे लोग तो एक शायरी में आपको बता देता हूँ, एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, काम में आएंगी. 10-10 सेकंड के रहते, ज्यादा नहीं रहते. ठीक है, जैसे एक शायरी है, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी ही बदल दो यारो, ये कंवल के फूल कुमलाने लगे हैं. ठीक है, ऐसा बोल के शुरुआत होती है. एक हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा डिबेट होती थी उस समय, अभी तो झगड़ा खत्म, डिबेट खत्म. ठीक है, तो लेकिन उस समय झगड़ा बहुत होता था, कश्मीर वाला मुद्दा था, तो बहुत सारे ऐसे खोज के निकाले थे लोगों ने. हम भी कभी कॉपी भी कर लेते थे दूसरे की, हम भी खोजते थे खुद का भी. तो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे अभी पूरा के पूरा ध्यान नहीं आता, लेकिन ऐसे ही बोलते समय कश्मीर का अगर मुद्दा रहा तो हम लोग बोलते वो दूध मांगोगे तो दूध देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे. तालियां बजती थी उधर से, उतने खुश लोग. बरोबर है क्या नहीं, बहुत सारे अलग अलग. एक शुरुआत मेरा बहुत अच्छा रहता था हर बार लोगों को लुभाने के लिए, और विरोधी जो बच्चे थे उनके ऊपर भी एक इंप्रेशन जमाने के लिए. मैं 1 मिनट में वो प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने, आपको भी काम आएगा. ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो आप बाद में उसको मेरे यूट्यूब चॅनल पे सुन भी सकते हैं. ठीक है, रत्नहाराचे तेजस्वी सौंदर्य पारखायला कुण्या रत्नपारख्याची गरज नसते. रात राणीच्या फुलाचा सुगंध कुणी उगीच घेत बसत नाही, वाऱ्याच्या झुडक्याबरोबर येते आणि मन कसं हलकं फुलकं उल्हासित करून जाते. लहान मुलाच्या पाप्याची आवडगुडी चाकायला कुठल्याही पुस्तक की पांडित्याची गरज नसते. तद्वतच केवळ विदर्भ राज्य वेगळं झालं म्हणूनच विदर्भाचा विकास होतो, ही अंधश्रद्धा आहे, हे सांगण्यासाठी कुठल्याही पुस्तकी ज्योतिषाची गरज नाही. अध्यक्ष महोदय, मी विषयाच्या अमुक बाजूने बोलत आहे, लोगों को अटेंशन हो जाता है. तो इस प्रकार से आपको शुरुआत करनी है.
ठीक है, कोई भी ले लो, कोई भी शेर शायरी, लेकिन रिलेवेंट हो ना। कुछ भी बोल देते लोग, नहीं तो ये इधर का कुछ भी नहीं लेना, उधर बोल देते हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार के ऊपर हम बोलते थे तो हिरवे कुटेचा आता ते रान राहिले नाही, झाडास एकही आता ते पान राहिले नाही, मोहात वासनेच्या सारेच शूद्र झाले, कोणीच येते आता महान राहिले नाही, सब भ्रष्टाचारी है, ऐसे बोल के भी शुरुआत हो जाती। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है आपके डायरी में लिखी हुई रहनी चाहिए, प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। फिर समारोह कैसे करना है, तो समारोह हर बार आपके स्पीच का जो है वो विषय के साथ होना चाहिए। ठीक है, जो भी मुद्दे आपने रखे, जो भी पक्ष रखा, जितने भी मुद्दों का खंडन किया, और आखिरी के समय, फिर इसको समय की भी पाबंदी है, 5 ही मिनट है, तो आपका 4:45 मिनट में समारोह का जो रखना है वो चालू हो जाना चाहिए। इतना प्रैक्टिस करना पड़ता है, और हो जाती है, वो आ जाती है, अपने आप आ जाती है, बार बार करने से आ जाती है। ठीक है, तो फिर समारोह जो होता है वो फिर से अपील करके करने का है। अध्यक्ष, आणि म्हणूनच हो गया आपका रखना, आणि म्हणूनच अध्यक्ष महोदय, इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि अलग विदर्भ होने से कुछ नहीं होगा। विदर्भ का विकास करना है तो यहाँ के लीडरशिप को डेवलप करना होगा, यहाँ की अच्छी प्रशासन व्यवस्था लानी होगी। केवल हम अलग विदर्भ राज्य की अपेक्षा करते हुए अगर रहेंगे तो सदियां गुजर जाएंगी, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, लेकिन हमारा विदर्भ विकसित नहीं होगा। समाप्त। क्या होता है, लोग आपको जब सुनते हैं, परीक्षक जब मार्क्स डालने जा रहे हैं, तब एक बार फिर आपने कौन सा पक्ष रखा वो उसमें से लोगों तक जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। उसके बाद में आपको समय मिलता है, कभी 5 मिनट या कभी 7 मिनट, उसको 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना है। अगर 5 मिनट मिले तो पहला हिस्सा 3 से 3.5 मिनट का करना है, उसको आपको विषय को रखना है। आप जो भी अगेंस्ट में या मोशन में बोल रहे हैं तो उसको उसके समर्थन में 3 या 3.5 मिनट बोल लो। 1 मिनट जो होता है वो मुद्दों का खंडन करना है। 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 मुद्दों का अगर खंडन कर लिया तो 10 में से 10 मार्क्स आपको मिल जाते। और खंडन भी कैसे करना है, तो खंडन भी पूरे साइंटिफिक तरीके से करना है। एक बात मैं आपको बोलता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे प्रतिस्पर्धी, अभी एक मेरा दोस्त है, उसने ऐसा ऐसा कहा, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा ऐसा है। ये होता है सायंटिफिक वे। बहुत बार लोक काय म्हणतात, मी ना तर खूप मुद्दे खंडन केले सर, तुम्ही मला मार्कच नाही दिले। अरे केले, पण आम्हाला कळलंच नाही ना तू मुद्द्याचं खंडन करत आहेस की मांडणी करत आहे, ते तर समजलं पाहिजे ना। बहुत बार लोग तो मुद्दा कोई बोलता भी नहीं, यही बोल देता है कि घर से ही सोच के आता है ना, पाठ करके आता है। इसलिए पाठांतर वाला कार्यक्रम डिबेट में नहीं चलता, इधे कोई पाठांतर करून यायचं नाही। ठीक है, तो आपको वही के वही से मुद्दा उठाना है। सच में बोला गया क्या, बहुत बार क्या होता है, बोला ही नहीं रहता किसी ने। अब तक माझ्या एका प्रतिस्पर्ध्याने असं असं म्हटलं, हम वो लिखे रखते, ये किसने बोला था बोल। ठीक है, तो वो खुद बोल देता है। ऐसा नहीं, आपने किसी ने रखा है तो उस मुद्दे का खंडन करना है, क्योंकि वो कंपटीशन के अंदर ही सब कुछ है, बाहर से कुछ नहीं लाना है, अपने मन से कुछ नहीं लाना है, तो वो पूरे तरीके से रखना है। ठीक है, बहुत बार लोग आंकड़ेवारी देते हैं। एक जस्टिस धवस करके अपने लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे, बहुत जाने माने डिबेटर थे। मूल में उन्होंने चैलेंज दिया था कि आज अगर मुझे किसी ने हरा दिया तो आज से मैं स्पर्धा के बाहर चला जाऊंगा। फिर हम 2-4 नए स्पर्धक थे डिबेटर, हमने सोचा आज इसको हरा ही देंगे अपन। अला एक बार अगर ये खत्म हो गया तो अपना एक प्राइज तो आ जाता कम से कम, दूसरा है, तीसरा है, पहला है, कोई भी है, तो उसको हराना कैसे। तो बहुत फिर दिमाग लड़ा है। वो जीतने के लिए नहीं थे उस दिन, हम कोई भी, हम 4-5 लोग जीतने के लिए गए नहीं थे, बस उसको हराना था। तो आधा 1 घंटा था हमारे पास। फिर अभी वो ट्रेजरी ऑफिसर है, अपने कॉलेज के स्टूडेंट है, मराठी लिटरेचर के, अपने कॉलेज के स्टूडेंट, मुझे नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, जालना में ट्रेजरी ऑफिसर है, उनको फोन लगाया। मैं बोला यार ये धवस हर बार कैसे जीतता है, हम क्यों नहीं जीतते। वो बहुत पढ़ाई करता है, बोला क्या क्या आंकड़ेवारी लाता है, कहाँ से लाता है हमको मालूम नहीं। तो उसने बोल दिया ऐसा कुछ भी नहीं रहता, बोले चौधरी काय कर